नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह बात कहनी ही पड़ेगी कि ऐसा लगता है जैसे इजराइल एक आतंकवादी राष्ट्र में तब्दील हो चुका है और दुनिया की किसी भी संस्था, किसी भी देश, किसी भी समूह या किसी भी नैतिकता या नियम का उसके ऊपर न कोई असर है और ना ही दबाव। यह खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि उसने बकरीद के रोज भी फलस्तीन पर हमला नहीं रोका। हद तो यह है कि उसने एक शरणार्थी शिविर में उस समय हमला किया जब लोग ईद की नमाज पढ़ रहे थे। देखिए कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध को शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। इजराइल अभी तक 38,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का नरसंहार कर चुका है। लगभग 86,000 लोग घायल हुए। इनमें आधे से ज्यादा औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार हैं। सोचिए कि 1200 इजरायली नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल 38,000 लोगों को मार चुका है और यह सिलसिला लगातार जारी है। कब तक जारी रहेगा कोई नहीं जानता। उसका आका अमेरिका तक नहीं। उसकी खून की प्यास शांत नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे इजराइल इस खूनी प्यास में पूरी तरह पागल हो चुका है। गाजा के लोगों के पास न पीने का पानी है, न बिजली, न दवाइयां, न सिर छिपाने की छत। इजराइल सब कुछ तबाह कर चुका है। बावजूद इसके इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रही है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इजरायली आतंकवाद अभी इतने चरम तक नहीं पहुंचा होगा कि वो त्योहार मना रहे लोगों पर हमला करेगा, वो भी शरणार्थी शिविरों पर। लेकिन ऐसा मानने वाले लोग गलत थे, सरासर गलत। 17 जून को गाजा के लोग मलबे के ढेर के बीच बकरीद त्योहार की खुशियां मनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी इजराइल ने गाजा के ब्यूरिस कैंप पर भारी बमबारी कर दी। इस बमबारी में 5 बच्चों और 1 महिला समेत कोई 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। इसके अलावा भी कई लोग इस हादसे में मलबे में दब गए। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला तब किया गया जब गाजा के लोग युद्ध को भुलाकर ईद अल अजहा का त्योहार मना रहे थे। जिस समय इजराइल ने ब्यूरिस कैंप पर बमबारी शुरू की, उस समय बड़ी संख्या में लोग ईद की नमाज पढ़ रहे थे। उनमें बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी थे। अभी भी कई लोग घायल हैं और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को दीर अल बला के अल-अक्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की हालत पहले से बेहद खराब है। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 17 जून को ब्यूरिस कैंप में ब्लॉक 3 पर इजराइल ने हवाई हमला किया। इसके अलावा उसने 18 जून को नुसरात शरणार्थी शिविर पर भी हमला बोला। इस हमले में भी कम से कम 12 फलस्तीनियों की मौत हो गई। मतलब 12 और 9 21, 20 लोग घायल। इतना ही नहीं, मध्य गजा पट्टी में डेयर अल बला के ऊपर आसमान में इजरायली क्वाडकॉप्टर ड्रोनों की आवाजें सुनी गई हैं। आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि इजरायली बर्बरता को लेकर हजारों लोगों ने यरूशलेम में नेतन्याहू के विरोध में प्रदर्शन किया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में इन इजरायलियों ने तत्काल चुनाव कराने और गजा में नरसंहार को तुरंत रोकने की मांग की है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अंदरूनी तौर पर भारी राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। भारी दबाव में उन्हें अपने 6 सदस्यीय वॉर कैबिनेट को भंग करना पड़ा है। इस वॉर कैबिनेट को 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद गठित किया गया था। इस वॉर कैबिनेट को युद्ध के दौरान इजराइल की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने के लिए बनाया गया था। लेकिन पिछले काफी समय से वॉर कैबिनेट ही नेतन्याहू के खिलाफ हो गई थी। दोनों के बीच तीखे मतभेद उभर आए थे। इसको लेकर कुछ ही दिनों पहले कैबिनेट के सदस्य और इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने इस्तीफा भी दे दिया था। इस्तीफा देते हुए उन्होंने गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू द्वारा किए गए फैसलों को सरासर गलत बताया था। बेनी गैंट्स ने कहा था कि अगर सरकार इजराइल के बंधकों की रिहाई के समझौते के लिए तैयार नहीं है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि जिन लोगों को अभी भी हमास ने बंधक बनाया हुआ है, उन सब के परिजनों को डर है कि अगर सैन्य अभियान इसी तरीके से जारी रहा तो सारे बंधक मारे जाएंगे। इसको लेकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल की एक बड़ी आबादी मानती है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और वॉर कैबिनेट बंधकों को छुड़ाने और देश को चलाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।
वो निकम्मे लोगों की तरह सिरफिरे फैसले ले रहे हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, अब नेतन्याहू पर इजरायली सेना के खिलाफ जाने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। कैबिनेट को भंग करते हुए उन्होंने कहा भी कि हमने कई ऐसे फैसले किए जिनसे सेना सहमत नहीं थी। इसने आग में घी का काम किया है। कहा जा रहा है कि अगर नेतन्याहू ने तुरंत युद्ध खत्म करने और चुनाव कराने का फैसला नहीं लिया तो उनके लिए आने वाले दिन और भयावह होंगे। इजराइल के लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू इसी बात से डरे हुए, उन्हें पता है कि अगर अभी चुनाव हुए तो वो बुरी तरह हार सकते हैं और इतिहास में उन्हें एक ऐसे तानाशाह के तौर पर याद किया जाएगा जिसने अपनी सनक में सैकड़ों इजरायलियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन अब इस सच को बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या होगा। क्या इस दबाव के आगे नेतन्याहू हथियार डाल देंगे या फलस्तीन पर हमले जारी रखेंगे? तो इसका जवाब है, नेतन्याहू के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। दोनों ही सूरत में उनकी सियासत की हड्डी पसली टूटनी तय है। लेकिन सवाल नेतन्याहू का नहीं है, सवाल वैश्विक नैतिकता और लोकतंत्र को लेकर सामूहिक प्रतिबद्धता का है। क्या यह माना जा सकता है कि पूरी दुनिया इजरायली आतंकवाद के समर्थन में खड़ी है? और अगर नहीं खड़ी है तो फिर पूरी दुनिया मिलकर भी इजराइल को रोक क्यों नहीं पा रही है? जिस तरीके से दुनिया की कूटनीति चल रही है, खासकर पश्चिमी देशों की, जिसमें अमेरिका के अलावा इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं, उसमें इजराइल सिर्फ एक मोहरा है। सच ये है कि गाजा पट्टी में जो चल रहा है वो अकेले इजराइल का नहीं, बहुसंख्य दुनिया द्वारा प्रायोजित नरसंहार है और इसकी पूरी व्यूह रचना फलस्तीन को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए की गई है। लेकिन क्या पश्चिमी दुनिया के इस आक्रमणकारी गिरोह की इन साजिशों से फलस्तीन का नामो निशान मिट जाएगा? जो लोग दुनिया के इतिहास और अस्तित्व के सिद्धांत को समझते हैं वो बताएंगे आपको कि ये अभी तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर इस कोशिश में जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो दुनिया को दो हिस्सों में बंटते हुए देर नहीं लगेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।